हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस का ये चैप्टर नंबर जो है ये है 7 जीव जनन कैसे करते हैं। तो क्लास के अंदर मैं इसको समझा दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट्स को समझाया था, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि हमें नोट्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स नोट्स को जो है पूरे चैप्टर को कवर करते हुए तैयार किया है। और इसमें मैंने कोशिश किया हूं अच्छे से हर एक जो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, सारा चीज को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से नोट्स फॉर्म में बनाया है, शॉर्ट्स नोट्स तैयार किया है। और हम उम्मीद करते हैं आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया है। तो ये वीडियो जो है आप देखने से पहले, ये क्लास देखने से पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, साथ में आप समझते भी चलेंगे और नोट्स जो है राइटिंग करते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे, बनाते भी चलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने कॉपी पेन लिया है। तो जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसको मैं वन शॉट्स में अच्छे से, ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से समझाने का कोशिश में करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो पहली बात ये समझना है जीव जनन क्यों करते हैं। तो जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहे। यह प्राकृतिक का एक मूलभूत गुण है जो जीवों को अपनी संतति उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, जीवों की संख्या बढ़ाने और प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने का प्रमुख साधन है। अगर जनन नहीं करेगा तो नए बच्चे नहीं उत्पन्न होंगे, नए बच्चे नहीं उत्पन्न होंगे तो उनका वंश जो है विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जनन इसलिए किया जाता है ताकि उनकी प्रजाति विलुप्त होने से बचे रहे। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपसे जनन, जीव जनन क्यों करते हैं अगर पूछा जाए तो आसान शब्दों में इसको आप समझा दोगे, लिख दोगे एग्जाम में। ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट्स कर लेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जनन के प्रकार। जनन के प्रकार की अगर बात करें तो जनन के 2 प्रकार देखे जाते हैं, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अगर बात करें, अलैंगिक जनन यानी एक माता पिता से संतान उत्पन्न होती है, जैसे मुकुलन विखंडन। ये मुकुलन विखंडन, घबराइए नहीं, आगे हम समझाएंगे। मुकुलन विखंडन दोनों चीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जनन के प्रकार, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, तो एक ही माता पिता से संतान उत्पन्न होती है, उसे हम अलैंगिक जनन होता है। ये देखने को कहां मिलता है, मुकुलन में, विखंडन में। लैंगिक जनन की अगर बात करें तो नर और मादा दोनों के युग्मकों से नई संतति बनती है जो विविधता लाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जनन के प्रकार अलैंगिक लैंगिक आप समझ लिए होंगे, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, अलैंगिक जनन, और स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते चलेंगे। ठीक है, इसको मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में जो है इसको तैयार किया है और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, है कि नहीं, बिना कोई परेशानी के समझ पाएंगे। अच्छे से मैं इसको लिखा है। तो अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो एक कोश के जीवों में लैंगिक जनन। तो अब हम देखेंगे बहुकोश के को बाद में देखेंगे, पहले एक कोश के जीवों के अंदर हम अलैंगिक जनन को देखते हैं। मतलब एक कोशिका वाले जिसका शरीर एक ही कोशिका में पूर्ण है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन सब एक ही कोशिका के अंदर हो जाता है। तो उसमें पहला है विखंडन। विखंडन समझ लीजिए जब किसी एकल जीव का विभाजन 2 या 2 से अधिक जीवों में हो जाता है, यानी एक जीव जो है ना बढ़ के 2 या 2 से अधिक विभागों में बढ़ जाता है। जैसे अमीबा है ना, अमीबा जो है, एक अमीबा को आप टुकड़े टुकड़े काट दोगे तो जितना टुकड़ा है नया अमीबा में परिवर्तित हो जाएगा, नया अमीबा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी विखंडन की ये बातें होती है। विखंडन क्या होता है, जब किसी एकल जीव का विभाजन 2 या 2 से अधिक जीवों में होता है। आगे देखिए, द्विखंडन इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। हैंड रिटेन फॉर्म में इसको अच्छे से डायग्राम को मैंने बनाया है, अच्छे से लिख करके बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये 4 स्टेप में आपको इस द्विखंडन को आपको समझाने का कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पर द्विखंडन की अगर बात करें, कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। ये ऑटोमेटिक नेचुरली कोशिका विभाजन द्वारा करेगा, या अगर इसको काट कूट देते हो कहीं से भी तो हर एक टुकड़ी से ये बन जाएगा, बहुखंडन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। लेकिन द्विखंडन जो होता है कहाँ होता है, अमीबा में होता है, लेशमैनिया में होता है। लेशमानिया क्या होता है, काला जर रोगाणु है, ये ध्यान रखिएगा। अमीबा कभी हम समझेंगे ही, लेशमानिया इसके बाद समझेंगे। ये लेशमैनिया क्या है, तो काला जर रोगाणु है, ये ध्यान रखिएगा। तो द्विखंडन में क्या होता है, अमीबा है कि नहीं। अमीबा क्या करता है,
ये स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, जब इसके अंदर विखंडन होने की क्षमता होती है, मतलब ये अपने आप को दो भागों में बांटता है, तो पहले क्या होता है, इसका केंद्रक आप देख रहे हो ना, ये दो भागों में बंटने लगता है। अब दो भागों में बंटने लगता है तो दो भाग यहाँ पे बट के फिर रेडी हो जाता है। अब फिर यहाँ से एक नया अमीबा, एक यहाँ अमीबा, तो दो अमीबा यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो द्विखंडन कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। तो आप समझ गए किस तरह से होता है, ए बी सी डी। ये चार जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस चारों डायग्राम से आप समझ पाए होंगे। द्विखंडन का मतलब, तो ये भी ध्यान रखिए, कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाना ही द्विखंडन कहलाता है। अब देखिए एक बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, ये जो द्विखंडन आप देख रहे हो ना, किसी भी तल से विभाजित हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, इधर उधर इधर कहीं से भी इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, ये विभाजित हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है। लेकिन लेशमानिया की अगर बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित तल से ही विभाजित होता है, मतलब एक निश्चित तल से ही ये विभाजित होगा। अमीबा क्या होगा, अनिश्चित कहीं भी से हो जाएगा, लेकिन निश्चित तल से द्विखंडन किसके अंदर होता है, तो लेशमानिया के अंदर होता है। जैसे कि आप देख लो एक निश्चित तल से हो रहा है, ये दो भागों में बट गया, ये दो भाग से एक जीव, एक भाग से दूसरा जीव बन गया। तो लेशमानिया में क्या देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। ये विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, किसमें, अमीबा में, लेकिन लेशमानिया में एक निर्धारित तल से होता है। लेशमानिया में क्या होता है, निर्धारित तल से द्विखंडन विभाजन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। देख रहे हो ये निर्धारित तल है, यहां से दो भाग में ये बट गया। तो अमीबा को आपने समझ लिया द्विखंडन में, और लेशमानिया, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब है बहुखंडन। अब क्या है, बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। अब देखिए मल्टीपल फ्यूजन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन कहां देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का ये डायग्राम, मैंने 3 डायग्राम यहाँ पे बनाया है। अब देखिए प्लाज्मोडियम क्या होता है, पहले ये समझना, ये परजीवी है, मुख्य रूप से संक्रमित मादा एनोफ्लुएंजा मच्छर जो होता है ना, उसके काटने से फैलता है। मच्छर के लार में ये परजीवी पाया जाता है। ठीक है, अब जब मच्छर काटती है तो लार के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ये चला जाता है। अब ब्लड से होते लीवर में चला जाता है। लीवर में क्या करता है, जैसे मान के चलो इतना ही कोशिका, ये इतना ही कोशिका इसके अंदर गया, 2-4 कोशिका ये डाल दिया, 2-4 से क्या होता है, बहुखंडन कर देता है, बहुत सारा कोशिका में ये परिवर्तित हो जाता है। और जब ये पूरे पर अच्छे तरीके से ये क्या हो जाता है, बहुखंडन कर लेता है, तब ये खुलती है, ये बॉक्स है खुलती है, ओपन होती है, और पूरे ब्लड में फैल जाता है। ये प्राय लीवर के अंदर होता है, और लीवर से पूरे शरीर में फैल जाता है, और हमारे आरबीसी को जो है डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, बहुखंडन तो कहां देखने को मिलता है, मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। एक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा, एक जीव एक साथ अनेक कोशिकाओं में, है कि नहीं, या संतति कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है, तो बहुखंडन कहलाता है, मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। ये कहां देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ये जो निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा भर गया, इसका मुंह खुल जाता है कहीं से, और खुलने के बाद ये पूरे लीवर से होते, लीवर में ये होता है प्राय, और लीवर के बाद पूरे आरबीसी में ये फैल जाता है और उसको डैमेज कर देता है। अब देखोगे खंडन, अब कब क्या देखोगे, खंडन देखोगे। अब देखिए खंडन की अगर बात करें, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुकोशिकीय जीवों का शरीर परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों या खंडों में टूट जाते हैं। परिपक्व का मतलब होता है मैच्योर होने के बाद, डेवलप होने के बाद क्या होते हैं, 1 से 2 भागों में। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं स्पाइरोगाइडा। ये नदी में आप ग्रीन 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 देखे होंगे, है ना, तो ये जो ग्रीन ग्रीन लेयर होता है, ठीक है, इसको आप कहीं, वैसे भी इसको आप कहीं से भी खंडित कर दोगे ना, कहीं से भी, ये बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, ये कहीं से भी आप इसको खंडित कर दोगे तो नया स्पाइरोगाइडा ये बना लेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये स्पाइरोगाइडा है, ये मैच्योर है कि नहीं, परिपक्व है। अब ये क्या करता है, ये 2 भागों में बट गया, या गलती से ये कहीं से भी डैमेज हो जाएगा तो भी ये नया जीव बना लेगा। यहां से 2 भागों में ये बट गया, ये दोनों भाग, एक यहाँ जीव बना लिया, एक यहाँ पे ये बन गया, स्पाइरोगाइडा बन गया, निर्माण हो गया। यानी खंडन कहाँ देखने को मिलता है, तो स्पाइरोगाइडा में देखने को मिलता है। एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बहुकोशिकीय जीवों का शरीर परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में, खंडों में टूट जाता है। ये कहां देखने को मिलता है, बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में खंडन कहां देखने को मिलता है, स्पाइरोगाइडा में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय जीवों में खंडन कहां देखने को मिलता है, स्पाइरोगाइडा में। स्पाइरोगाइडा में क्या होता है, ये कहां पाया जाता है, जल में, तो इतना तो पूछेगा नहीं, सीधे पूछेगा आपसे स्पाइरोगाइडा में क्या होता है, तो खंडन होता है। ठीक है, स्पाइरोगाइडा बहुकोशिकीय जीव है, क्लियर है। ये टुकड़े स्वतंत्र रूप से विकसित होकर नए जीवों संतति में परिवर्तित हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट को आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्या है, मुकुलन। मुकुलन को बर्डिंग कहते हैं। ये प्रायः हाइड्रा में देखने को मिलता है। अब हम इसको डायग्राम को आपको समझा देते हैं। देखिए ये हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा है, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, ये छोटे से आप देख रहे हो ना, इसे हम मुकुल कहते हैं। ये छोटे से मुकुल निकलता है, बर्डिंग निकलता है, बर्ड निकलता है, ये डेवलप होने लगता है। डेवलप होते होते यहाँ से क्या होता है, ये एक नया हाइड्रा का जो है निर्माण कर लेता है। ये यहाँ से जब ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ये विकसित हो जाता है। विकसित होने के बाद ये अपने जो जनक होते हैं ना, उससे अलग होकर के एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, ठीक है, एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, हाइड्रा में तो मुकुलन होता ही है। क्या होता है, मुकुलन होता ही है। लेकिन एक्सीडेंटली यहाँ से ये कट खुट जाए ना, तो भी हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। नेचुरली में से मुकुलन होता है, अगर इसको यहाँ से काट दोगे तो ये सिरा इसका नया हाइड्रा एक बना लेगा, ये यहाँ से एक नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। ये भी ध्यान आपको रखना है। हाइड्रा में होता है मुकुलन, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। लेकिन अगर इसके क्षतिग्रस्त हो जाए अंग या तंतु, वो अंग से जो है क्या हो जाएगा, नया हाइड्रा भी बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मुकुलन, क्या ध्यान रखना है, मुकुलन। नेचुरली में क्या होता है, मुकुलन, ठीक है, जिसमें एक नया जीव जनक, जिसे हम पेरेंट कहते हैं, कि शरीर से एक छोटे से उभार या मुकुल बर्ड के रूप में विकसित होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। यह उभार धीरे धीरे बढ़ता है, विकसित होता है और अंत में जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हो, जनक से जो है अलग होकर एक स्वतंत्र जीव ये बन जाता है। क्लियर है। तो हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है, मुकुलन देखने को मिलता है, बर्डिंग देखने को मिलता है। एक होता है पुनर्जनन, जिसे रीजनरेशन भी कहते हैं, पुनरुद्भवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप प्लेनेरिया देख रहे हो, इस प्लेनेरिया में जो है क्या होता है, मान लो इसको गलती से किसी ने 10-15 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। ये 10 टुकड़ा जो है, मान लो 6 ही टुकड़ा है, 6 टुकड़ा नया जो है प्लेनेरिया बना देगा, ठीक है। पुनर्जनन किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में प्राय मुकुलन होता है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए इसका हाइड्रा के साथ तो भी हो सकता है। इसके पास दोनों क्षमताएं होती है हाइड्रा के पास। लेकिन प्लेनेरिया क्या करता है, ये बर्ड वर्ड नहीं निकालता है। ये क्या होता है, इसको गलती से एक्सीडेंट हो गया, इसका अंग कहीं से टूट फूट गया, कट फूट गया, तो सारे अंग एक नया अंग जो है नया जीव बना लेगा। जैसे यहाँ से गर्दन से इसको काट दिया हमने, गर्दन से एक टुकड़ा कट गया, गर्दन से एक टुकड़ा कट गया, एक नया जीव बना दिया। इसके बीच से एक टुकड़ा कट गया, तो ये बीच वाला जो है एक नया जीव बना दिया। नीचे से एक टुकड़ा कट गया, ये नीचे वाला एक नया जीव बना दिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्जनन, पुनरुद्भवन भी कहते हैं, ठीक है। आप देखिए हमने क्या लिखा है, पुनर्जनन, रीजनरेशन। यदि जीव किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए या टुकड़ों में टूट जाए, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर एक नए जीव विकसित हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो कहाँ होता है पुनर्जनन, तो प्लेनेरिया में होता है। आपको ध्यान रखना है मुकुलन कहाँ होता है, तो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। ये सभी बातें आपको ध्यान देना है, याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बीजाणु समासन, अब देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, ये देख लो, ये बीजाणुधानी में बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु है ना जमा होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ से निकल करके जमीन पे गिर जाते हैं। जमीन पे गिरने के बाद अपने जो है अंकुरित होने की जो भौगोलिक स्थिति है, पर्यावरण की स्थिति है, बारिश नमी नम्र उष्ण जलवायु जब होता है वातावरण, मान के चलो कोई पौधा है कि नहीं, कोई वर्षा ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु जब भी आएगी तो अनुकूलित वातावरण को देकर के फटाक से अंकुरित होकर के एक नया जो है राइजोपस का प्लांट्स बना देगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, बीजाणु समासंग इस प्रोसेस को देखते हैं। बीजाणु समासंग इस प्रोसेस को कहते हैं। राइजोपस में क्या होता है, बीजाणु समासंग। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है बीजाणु समासंग कहाँ देखने को मिलता है, तो राइजोपस में देखने को मिलता है। राइजोपस कवक शैवाल में होने वाली अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। सूक्ष्म गोल संरचनाएं, बीजाणुधानी, ये देख लो सूक्ष्म गोल संरचनाएं, इसे क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। मोटे भित्ति वाले बीजाणु उत्पन्न करती है, और मोटी भित्ति वाले क्या करती है, बीजाणु उत्पन्न करती है। मोटी भित्ति वाली क्या करती है, बीजाणु उत्पन्न करती है। ये मोटी भित्ति क्या करती है, उस बीजाणु को संरक्षित करती है उस वातावरण जमीन के अंदर, क्योंकि वो क्या बीजाणुधानी से तो बाहर निकल गया है कि नहीं, लेकिन मोटी भित्ति वाले बीजाणु उत्पन्न करती है। ये बीजाणु नमी मिलने पर अंकुरित होकर नए जीव विकसित कर लेती है। अब भैया एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है कि नहीं, सुरक्षात्मक एक संरचनाएं होती है मोटी भित्ति ऊपर से, ताकि बीज उसके अंदर आसानी से, शांत से, सुरक्षित ढंग से रह सके। और जब भी भौगोलिक स्थिति से मिल गया, बारिश की पानी मिल गया, जागता है, अंकुरित होकर के नया पौधा बना देता है। कवक है, प्लांट्स नहीं है, कवक या शैवाल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, प्लेनेरिया,
हाइड्रा प्लेनिडिया में आपने क्या देखा, पुनर्जनन देखा। हाइड्रा में आपने क्या देखा, मुकुलन देखा। इसी तरह स्पाइरोगैरा में क्या देखा, खंडन देखा। प्लाज्मोडियम में क्या देखा, बहुखंडन देखा। इसी तरह आप लेशमैनिया में क्या देखा, द्विखंडन देखा। लेकिन ये द्विखंडन कैसा देखा, निर्धारित तल में देखा। किसी भी तल में, अमीबा में द्विखंडन आपने देखा। इतनी बातें जो है आपको एग्जाम में एकदम दिमाग में बिठा करके रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब देखिए कायिक प्रवर्धन, एक होता है ब्रायोफिल्म की पत्ती। अब ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है ना, उसमें प्रायः कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है कि पत्ती से, तना से कहीं से भी एक नया पौधा निकल जाएगा। उस पत्ती को तोड़ के फेंक दोगे तो ब्रायोफिल्म के पत्ती से एक नया पत्ती से ही निकलेगा। ये क्या होता है ना, ये पौधे की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लग जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कायिक प्रबंधन जो है, कायिक प्रबंधन पौधे के कुछ भाग, जड़, तना, पत्तियां नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रायोफिल्म की पत्ती, आलू तना, बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। तो ब्रायोफिल्म की पत्ती में क्या होता है, कायिक प्रबंधन होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कायिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है, पत्ती से ही नया पौधा बन जाएगा, फूल से ही नया पौधा बन जाएगा, ठीक है, तना से ही नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है, ब्रायोफिल्म में होता है। ब्रायोफिल्म की पत्ती के द्वारा जो होता है प्रवर्धन, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका नाम है लैंगिक जनन, है कि नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले देखेंगे पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधे के जनन भाग जो होते हैं दो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है पुंकेसर, पुंकेसर को नर भाग कहते हैं, स्त्री केसर मादा जनन भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा। पुंकेसर, स्त्री केसर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुंकेसर, स्त्री केसर, है कि नहीं। तो एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, केवल पुंकेसर या स्त्री केसर, या तो पुंकेसर होगा नहीं तो स्त्री केसर होगा। एक लिंगी पुष्प में क्या होगा, या तो पुंकेसर होगा यानी मादा मतलब पुरुष जनन अंग होगा, नहीं तो मादा जनन अंग तंत्र होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए तरबूजा, पपीता के पौधे में ये देखने को मिलता है। उभयलिंगी पुष्प, पुंकेसर, स्त्री केसर दोनों होते हैं उसके अंदर। जैसे गुड़हल का फ्लावर जो होता है, फूल होता है, अड़हुल जिसे हम लोग मैथिली में कहते हैं, ठीक है, बोलचाल के भाषा में मैथिली में क्या कहा जाता है, अड़हुल, है कि नहीं। वैसे गुलहड़ का पुष्प जो होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि भैया पुंकेसर, स्त्री केसर दोनों उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जाम में पूछेगा, ये पूछेगा एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, तो केवल पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। उभय लिंगी पुष्प में क्या होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर दोनों होता है। उदाहरण के लिए गुड़हल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देख रहे हो, ठीक है, ये अनुदैर्घ्य काट आप देख रहे हो। इस अनुदैर्घ्य काट में आप क्या देख रहे हो, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, इतना यानी यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये स्त्री केसर यहां से लेके यहां तक का एरिया होता है, ठीक है। इस स्त्री केसर के अंदर पहला जो ऊपर देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये एरिया इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। यहीं पे परागकण का, है कि नहीं, परागकोश से, ये परागकोश से परागकण का यहाँ पे जो परागन की प्रक्रिया अभी हम समझेंगे। तो परागकोश से परागकण का निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। आगे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र से जो नली यहाँ परागकण पड़ेगा, यहाँ से निकल करके इधर जाएगा। ये जो नलिकाएं यहाँ बनी हुई है इसे कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका, स्टाइल भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ से ये निकलेगा आगे, है कि नहीं, तो अंडाशय में जाकर के ये जुड़ता है, ठीक है। यहीं पे युगोनस का निर्माण होता है, निषेचन यही होता है कि नहीं। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करता है। अब देखिए पुंकेसर, पुरुष जनन अंग जो होते हैं पौधे के, इसमें क्या है, ये परागकोश है, इसमें परागकण होते हैं, ये तंतु से जुड़ा होता है कि नहीं। ये दल है, पंखुड़ी है, बाह्य दल है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। देखिए पुंकेसर जिसमें परागकण होते हैं, जिसमें परागकण होते हैं यानी परागकोश, यहाँ देख रहे हो ना, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में क्या होता है, जिसमें परागकण होते हैं। तो परागकण कहाँ होते हैं, परागकोश में होते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर में आपने क्या देखा, तो स्त्री केसर में आपने देखा वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका देख रहे हो, वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं, अंडाशय, यहाँ पे देख रहे हो अंडाशय, है कि नहीं। ये जो अंडाशय आप देख रहे हो इसमें क्या होता है, बीजांड होते हैं। ये जो बीजांड आप देख रहे हो, बीजांड में प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है। तो हम उम्मीद करते हैं यहां तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। बस ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भैया स्त्री केसर में क्या क्या पाया जाता है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है। उसके बाद परागकण निकल करके, परागकोश से परागकण आता है तो पुष्प के
स्त्री केसर के कौन से भाग में जाकर के पहले मिलता है? तो वर्तिकाग्र से टच होता है। वर्तिकाग्र से एक पतली नलिकाएं जो अंडाशय से जुड़ी होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं, है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। पुंकेसर में परागकोश, परागकोश में परागकण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में, इतना जो हमें भी समझाए हैं ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब परागकण निषेचन की बात करते हैं। परागन और निषेचन की बात करते हैं। परागन इसे पॉलिनेशन कहते हैं। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यहाँ पे आपने क्या समझा? परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। परागन का परिभाषा पूछ देगा 1 नंबर में या 2 नंबर में। आपको क्या लिखना है? परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। उसके बाद ये परागन 2 तरीके से होता है। पहला होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसी पुष्प पर होता है, ये ध्यान रखना है। पर परागन जो होता है दूसरे पुष्प पर होता है, और इसका माध्यम हवा हो सकता है, तितलियां हो सकती है। अब मान लो कि कोई बर्ड्स, मतलब कोई तितलियां है, बटरफ्लाई है, वो पुरुष है ना, पुंकेसर पे जाके बैठा, यहां पे जाकर के बैठा, यहां से बैठे बैठे यहां पे आ गया, चल के यहां पांव रखा, यहां रख दिया, यानी इस परागकोश के परागकण उसके पांव में चिपक गए। चिपक करके यहां बैठा, तो वर्तिकाग्र पे बैठा, यहाँ पे परागकण जो है जाके मिल गया। यहां से क्या हो गया? वर्तिकाग्र से होते होते परागकण अंडाशय में पहुंच गया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागन कहते हैं। दूसरे के द्वारा हुआ है कि नहीं? एक होता है स्वपरागन, खुद हो जाता है, उसी पुष्प में पर होता है। ठीक है, इसमें हवा, बटरफ्लाई दोनों हो सकते हैं, है कि नहीं? पर परागन में। अब देखिए निषेचन, है कि नहीं? तो निषेचन में क्या होता है? परागकण से एक परागनली विकसित होती है। परागकण से एक परागनली विकसित होती है जो बीजांड तक पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है। तो निषेचन में क्या होता है? परागकण से एक परागनली विकसित होती है जो बीजांड तक पहुंचती है। अब बीजांड में पहुंचने के बाद क्या होता है? नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन होता है, जिससे युग्मनज बनता है। और युग्मनज जब बन जाता है तो आप देख रहे हो यहाँ पे निषेचन की तब प्रक्रिया, अंडा से फल में, बीजांड बीज में, ये देख लो ये बीज में चेंज हो गया, और इस बीज से एक नया पौधा बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? तो ये जो आप देख रहे हो नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन होता है। नर युग्मक का क्या होता है? ये जो युग्मक है इसके अंडकोशिका से क्या होता है? यहाँ पे संलयन हुआ, और संलयन होकर के क्या बन गया? संलयन होकर के युग्मनज बना, जिसे जाइगोट बन गया। और जाइगोट बना तो निषेचन के बाद क्या हो जाएगा? अंडा से फल में चेंज हो जाएगा, फल बीजांड में चेंज हो जाएगा, अब बीजांड बीज में चेंज हो जाएगा। अब बीज से फिर क्या हो जाएगा? बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है। ये बीज भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, नम्र उष्ण जलवायु को देखते हुए, पर्यावरण का जैसा भी क्लाइमेट होता है जिसके लिए ये अनुकूल होता है, उस जब भी मिलेगा बारिश से, मानसून का पौधा है, मान के चलो ये ठंड में का पौधा है, मटर का पौधा है, ठंड में होगा तो फटाक से ये अपना बीज जो है डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं? पर्यावरणीय परिस्थिति को देख करके डेवलप हो जाता है। ये बातें होती है। निषेचन आप समझ गए होंगे। परागकणों से एक परागनली विकसित होती है जो बीजांड तक पहुंचती है। नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन होता है जिसमें युग्मनज बनता है। सिंपल सी बातें हैं। और बीज, यहाँ पे देख लो निषेचन के बाद अंडा से फल में, बीजांड बीज में, और बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है। ये डायग्राम प्रायः आपको 5 नंबर में एग्जाम में पूछ देगा। ये डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत इजी है, ये नहीं करना है, ये कर लेना है। ये 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अब है मानव लैंगिक जनन। अब क्या है? मानव लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन आप किस में पढ़ेंगे? मानव में पढ़ेंगे, मानवों में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें देखेंगे कि लैंगिक जनन पढ़ने से पहले किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, तो हमारे एग्जाम में पूछ देते हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को लिखें। तो देखिए, किशोरावस्था में नॉर्मल कुछ कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? जैसे जनन ऊतकों का परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं, जनन ऊतक, है कि नहीं? तो जनन ऊतक का जो है परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है। लड़के और लड़कियों में समान परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कांक जो होता है ना, एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल का गुच्छ हो जाता है, ठीक है? तो बाले कांके के अंदर निकलने लगते हैं। उसके बाद जांघों के बीच में जो है जनन एरिया वाले भागों पर क्या होता है? बालों का गुच्छ हो जाता है, ठीक है? हेयर्स ग्रो होने लगते हैं, ठीक है? त्वचा का तेलिया होना, मुहासे निकलना, ये सभी क्या होते हैं? ये किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं। लड़कियों में परिवर्तन कैसा होता है? तो स्तन के आकार में वृद्धि होता है। रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन का प्रारंभ हो जाता है। रजोधर्म प्रारंभ होना है, मतलब मेंस्ट्रुएशन,
पीरियड्स जिसे कहते हैं। लड़कों में क्या परिवर्तन होता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का फटना, है कि नहीं, आवाज भारी हो जाता है, लड़कियों का आवाज मीठा होता है और लड़कों का आवाज क्या होता है, थोड़ा भारी हो जाता है, ठीक है, भारी ही हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, जनन ऊतकों का परिपक्व होना जो होता है प्रारंभ हो जाता है। लड़के लड़कियों के में समान परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बालों का गुच्छ, त्वचा तेलिया होना, मुहासे निकलना। लड़कियों में परिवर्तन जो देखने को मिलेंगे जो लड़का से भिन्न होगा, स्तन के आकार में वृद्धि, रजोधर्म का प्रारंभ होना। लड़कों में क्या होता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का फटना। ये सभी किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखिए नर जनन तंत्र, तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के पेज से हमने लिया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। यहाँ पे ध्यान देना, वृषण, वृषण जो देख रहे हो ये वृषण है, ठीक है। ये बॉडी से क्या होता है, बॉडी से ये अलग होता है, बॉडी से क्या होता है, अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम इसको टेम्परेचर की जरूरत होती है स्पर्म को बनाने के लिए, है कि नहीं, शुक्राणु को बनाने के लिए, ठीक है, शुक्राणुओं का उत्पादन करने के लिए और स्पर्म सेल का उत्पादन करने के लिए 2 या 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। अब देखिए वृषण जो होता है यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पर 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखना है। शुक्राणु का निर्माण करता है वृषण, पहली पॉइंट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है वृषण, ये दोनों बातें को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए शुक्राणु, शुक्राणु जो होता है ये हमारे बॉडी से, है कि नहीं, ये निकलता है शुक्रवाहिनी से और निकलने के बाद पेनिस से होते हुए योनि में चला जाता है कि नहीं, और वहां पर जो है अंडकोशिका से जाकर के ये मिलता है, वहां पे निषेचन होता है, जायगोट बनता है। तो शुक्राणु तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जनरेशन को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप जान रहे हो ना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही हमारे दाढ़ी मूंछ का डेवलप होना, मसल्स, लड़का लड़की से जो अलग होता है ना, आपको लड़का को लड़का बनाने वाला हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। मसल्स को बढ़ाता है कि नहीं, और आपके बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होते हैं, है कि नहीं, दाढ़ी मूंछ का निकलना होता है, परिपक्व बनाना होता है, आपको एक लड़का बनाना होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, ये ध्यान रखिएगा। और शुक्राणु जो होता है ये स्पर्म होता है, ये जनरेशन को बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए इसका योगदान होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, वृषण द्वारा उत्पादित जो होते हैं शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना है। वृषण में क्या क्या निर्माण होता है, शुक्राणुओं का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। तो वृषण का कार्य आपने समझ लिया, ठीक है। अब है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी आप देख रहे हो ये है शुक्रवाहिनी, उत्पादित स्पर्म को यहीं से लेकर के आगे बढ़ा जाता है, इस रास्ता को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। शुक्राणुओं का मोचन यहाँ करता है, ये शुक्राणु क्या करता है, मोचन करता है। अब देखिए ये मोचन करके यहाँ जब पहुंचता है तो भैया शुक्राणु कहता है अब हमको बाहर जाना है कि नहीं। शुक्राणु जब बाहर जाता है तो आप जब घर से निकलते तो मम्मी पापा आपको कुछ पैसे दे देते हैं ना, पैसे क्यों देते हैं, ताकि आपको सुरक्षित रहना है, कोई काम पड़ गया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ गया, है कि नहीं, आपको भूखी लग गया, खाने पीने स्वस्थ रहने के लिए कुछ पैसे आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर ये मम्मी पापा काम जो करता है शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये शुक्रवाहिनी से होते हुए जब ये शुक्राशय तक पहुंचता है तो शुक्राशय अपना श्रावण कुछ दे देता है कि भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब प्रोस्टेट ग्रंथि भी क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, ये तरल को स्रावित करता है, ये भी कुछ तरल स्रावित करता है, ये भी तरल स्रावित करता है कि नहीं, लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशन को स्रावित कर देता है। उसको जाने के लिए रास्ता जो है वो आसानी से आगे बढ़ सके उसके लिए एक तरल माध्यम बना देता है। उस तरल माध्यम में क्या होता है कि कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि शुक्राणुओं को जीवित रखने के लिए जरूरी होते हैं, ताकि जब शुक्राणु बाहर निकलेगा तो कुछ समय तक वो जीवित रह सके। उसके जो भी जरूरत के सामान होते हैं सब उस तरल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये शुक्रवाहिनी से आने वाले शुक्राणु जब शुक्राशय के पास पहुंचता है तो यहाँ पे सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां कौन कौन है, प्रोस्टेट और शुक्राशय। प्रोस्टेट ये देख रहे हो, शुक्राशय, ये सहायक ग्रंथियां हैं। इनका कार्य क्या होता है, अपना स्राव शुक्रवाहिका में डाल देते हैं। इस शुक्रवाहिका में क्या करते हैं, है कि नहीं, इसके अंदर शुक्राणु के अंदर ये डाल देते हैं, जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। और उसी के अंदर क्या होता है, पोषण होता है, पोषण प्राप्त करते हैं। अब जब यहां से आगा तो यहां से आगा क्या है, मूत्र मार्ग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का मार्ग है, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का ये मार्ग है। यहाँ से शुक्राणु भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है, दोनों चीजें यहाँ से निकलते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि भैया वृषण में जो उत्पादित है कि नहीं हार्मोन्स हैं, कौन कौन है, शुक्राणु है, स्पर्म्स का निर्माण होता है,
और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। ये दोनों कहाँ होता है? ओव्यूलेशन में होता है। यहाँ से यही क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे सहायक ग्रंथियां कौन कौन होते हैं? तो प्रोस्टेट और शुक्राशय होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सी बातें आपको समझने में आना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है, यहीं से पूछेगा 10th के एग्जाम में। अब ध्यान दीजिए, तो हमने नर जनन तंत्र को समझा, अब हम लोग समझते हैं मादा जनन तंत्र को। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको? मादा जनन तंत्र। तो ये डायग्राम भी हमने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब, यही से अंड जो है आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखना है कि नहीं? ये अंडाशय है, यही अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है, अंडकोशिका का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये गर्भाशय की दीवारें हैं। ठीक है, और यहीं पे ये जो अंडकोशिकाएं आती है यहाँ पर इंतजार करती है। जब यहाँ पे निषेचन नहीं होता है तो ये फूट करके रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पीरियड्स बन के बाहर निकल जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये ग्रीवा है, ये योनि मार्ग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को हमने समझ लिया। अब देखिए अंडाशय, अंडकोशिका एग सेल का निर्माण, तो आपको अभी हमने बताया अंडाशय में क्या होता है, अंडकोशिका या एग सेल का निर्माण होता है। और यहाँ पे हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन होता है। अब देखिए लड़की के अंदर जो किशोरावस्था होता है ना, उसमें जो भी बदलाव होते हैं, स्तन का वृद्धि होना, उसके जो है बॉडी में जो भी संरचनाएं चेंजिंग होती है, सब एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, इसका मुख्य जो कार्य होता है, जब गर्भाशय की अवस्थाएं होती है, जब गर्भधारण लड़कियां करती है, तो उस बच्चे को पोषण गर्भ के अंदर देने का जो काम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अंडाशय में मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय का काम होता है, अंडकोशिका का निर्माण, एस्ट्रोजन हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन, ये सभी कौन करते हैं? ये सभी जो है यहाँ पर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन जो होता है किशोरावस्था के समय बदलाव का, लड़कियों के अंदर किशोरावस्था के समय बदलाव में जो है चेंजिंग में जो है हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और प्रोजेस्टेरोन का जो योगदान होता है गर्भ धारण के समय लड़कियों के जो गर्भाशय होती है कि नहीं, मादा या जो भी गर्भ धारण करते हैं, है कि नहीं, उनके जो गर्भ में जो भी शिशु होते हैं, उस शिशु को जो पोषण प्राप्त करने की जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सारे व्यवस्था करने का जिम्मा किसको होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है कि नहीं? वहां पे ये गर्भ धारण करने में क्या होता है? ये सहायक होते हैं। कौन होते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक माह एक अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व होता है। अब प्रत्येक माह एक अंडाशय द्वारा क्या होता है? एक अंड परिपक्व होता है यहाँ पे। और क्या होता है? अंड परिपक्व होकर के अंडवाहिनी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, अंडवाहिका, यहीं पर क्या होता है? यहीं पर अंडकोशिका का निषेचन होता है। और निषेचन जब भी होगा तो यहाँ से स्पर्म काउंट आएगी और यहाँ से अंडकोशिका आएगी, दोनों आकर के यहाँ मिलेगी, यहाँ पे निषेचन होगा। ठीक है, जाइगोट का निर्माण यही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा आप, अगर नहीं हुआ तो ये आगे जाकर के इंतजार करता है और फिर बाद में ये यहाँ से फूट जाता है और यहाँ से ब्लड बन करके, पीरियड्स बन करके, ये म्यूकस लेयर बन करके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडवाहिका, यहीं पर अंडकोशिका का निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब में ही अंडवाहिका जो होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। गर्भाशय निषेचित अंड भ्रूण यहाँ स्थापित होते हैं। गर्भाशय में जो निषेचित, जहाँ पे जाइगोट बन गया, ये यहाँ पे से आकर के यहाँ आएगा और गर्भाशय में ये क्या होगा? स्थापित होगा। और यहीं पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसको हेल्प करता है, मदद करता है। तो गर्भाशय में क्या होता है? निषेचित अंड भ्रूण यहाँ स्थापित होता है। अब देखिए प्लेजेंटा, तो यहाँ पे क्या होता है? माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रदान करती है। अब यहाँ पे क्या होता है? मान लो ये बच्चा है, इस बच्चे को ऊपर से एक कवर होता है, ये जुड़ा होता है, इसे प्लेजेंटा कहते हैं। ये क्या करता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब माँ के रुधिर से जो भी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, भैया बच्चे को जिंदा रखना है, ग्रोथ करना है, डेवलप करना है ना, और अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी करता है, निपटान करती है कि नहीं? जो गंदगी वहां बन गया उस गंदगी को साफ करो, है कि नहीं? और ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रदान करते रहो, भ्रूण में पोषण प्रदान करते रहो। ये कार्य किसका होता है? प्लेजेंटा का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य प्लेजेंटा का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। गर्भाशय में निषेचन अंड भ्रूण यहाँ स्थापित होता है। अंडवाहिका में यहीं पे क्या होता है? अंडकोशिका का निषेचन होता है। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब है ऋतुस्राव या रजोधर्म। ठीक है, जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऋतुस्राव जो होता है, रजोधर्म जो होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता है, स्पर्म सेल से वो नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है? तो योनि
तो वहां पे ये टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, पीरियड्स जो आते हैं, ठीक है, इसी कारण से आते हैं। और इसकी अवधि 2 से 8 दिन का होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिनों का होता है? 2 से 8 दिन का अवधि। एग्जाम में पूछ देगा, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बातें को आपको ध्यान में रखना है। ऋतुस्राव या रजोधर्म, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिन होता है। तो ये जो बातें हैं, यहां से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे है कि नर जनन अंग, तो नर जनन में शुक्राणु निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन निर्माण जो सारा यहीं से होता है। ये 2 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मादा जनन तंत्र में आपको समझ में रखना है कि अंड कोशिका में, अंडा से अंड कोशिका में निर्माण होता है, हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण यही होता है कि नहीं? तो ये सभी बातें हैं। अंडवाहिका का कार्य आप समझ लिए, अंडवाहिका यहीं पर अंड कोशिका का निषेचन होता है। गर्भाशय में निषेचित अंड का भ्रूण में स्थापित होता है। प्लेजेंटा का काम क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना और भ्रूण को ब्लड से पोषण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रदान करते रहना। ऋतुस्राव भी आप समझ गए, ये 2 से 8 दिन का ये समय होता है कि नहीं? जब अंड कोशिका जो है, अंड जो है निषेचन नहीं होता है तो टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में ये निष्कासित होता है। इसे पीरियड्स कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। अब देखिए, जनन स्वास्थ्य है कि नहीं? सेक्सुअल हेल्थ जो है, इसके बारे में हमको समझना है। लैंगिक संचालित रोग क्या क्या होते हैं? जीवाणु जनित होते हैं। तो पहला होता है गोनेरिया। तो गोनेरिया हम सभी जानते हैं, है कि नहीं? यह लिंग में जो योनि से मवाद जैसे डिस्चार्ज, पेशाब में जलन, मलाशय में खुजली, गले में संक्रमण का कारण ये बनता है। ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? यह लिंग में भी हो सकता है कि नहीं? योनि से मवाद जैसे डिस्चार्ज, पेशाब में जलन, मलाशय में खुजली, है कि नहीं? और गले में संक्रमण का कारण ये बनता है। ये सभी किसके लक्षण होते हैं? गोनेरिया का। सिफिलिस की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं, घावों का आना, चकत्ते, बुखार, थकान के कारण बनता है। यदि उपचार न किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकता है, पैदा हो सकता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। दोनों क्या है? जीवाणु के कारण होने वाले यौन संक्रमित रोग हैं, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा, जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। ये दोनों अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं, ये रखिएगा। एंटीबायोटिक दवा से इसका इलाज होता है, तो ये भी खतरनाक बीमारी में से एक है। दूसरा है वायरस जनित लैंगिक संचालित रोग। लैंगिक संचालित रोग क्या हो गया? जीवाणु जनित जो हो गया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये ध्यान रखिएगा। वायरस जनित जैसे मस्सा, HIV, एड्स, ये सभी क्या है? वायरस जनित जनन स्वास्थ्य के अंदर जो रोग होते हैं, वायरस जनित जो होते हैं, मस्सा, HIV, एड्स, ये सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये जो प्रमुख, ये जो मैंने यहाँ पे 2, यहाँ पर जो हमने क्या लिखा है, मस्सा, HIV, एड्स, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। और लैंगिक संचालित रोग जो है वो गोनेरिया है, सिफिलिस है। अब देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियां। तो गर्भ निरोधक युक्तियां में पहला है कंडोम। कंडोम की सहायता से गर्भ धारण से हम बच सकते हैं। दूसरा है हार्मोन संतुलन परिवर्तन। बहुत सारे पिल्स आते हैं, गोलियां आती है, जिसकी सहायता से जो है ओवरल एल है कि नहीं? इसी तरह बहुत सारे गोलियां आती है मार्केट्स के अंदर, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? हम गर्भ से छुटकारा पा सकते हैं, गर्भधारण से बच सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉपर टी का उपयोग करके भी हम गर्भधारण से बच सकते हैं। सेल चिकित्सा जो होता है, सेल क्रिया, है कि नहीं? सेल की क्रिया के द्वारा नसबंदी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी के द्वारा भी जो है इससे बचा जा सकता है। ये सभी क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, ठीक है? तो गर्भ निरोधक युक्तियां में कंडोम, गोलियां, है कि नहीं? हार्मोन संतुलन परिवर्तन वाला गोलियां, कॉपर टी, नसबंदी, पुरुष और महिला, ठीक है? जनन स्वास्थ्य में हो गया लैंगिक संचालित रोग जैसे जीवाणु जनित गोनेरिया और सिफिलिस, और वायरस जनित HIV, एड्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। शुरू से मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगर आपने इसको समझा है तो साथ में जो है आप नोट्स बनाते भी चले होंगे, है कि नहीं? तो हमने क्या क्या पढ़ा है? जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं, जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में देखा विखंडन को। द्विखंडन कहाँ होता है? अमीबा में होता है कि नहीं? लेशमैनिया में होता है, लेकिन लेशमैनिया में क्या होता है? एक निर्धारित तल में विभाजित होता है। बहुखंडन को समझा, कहाँ होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। खंडन को हम समझा जा, खंडन कहाँ होता है? स्पाइडोगाइडा में होता है। मुकुलन कहाँ होता है? हाइड्रा में होता है। पुनर्जनन कहाँ होता है? प्लेनिडिया में होता है, हाइड्रा में भी होता है कि नहीं? बीजाणु समासन कहाँ होता है? तो राइजो। कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? तो ब्रायोफिलम की पत्ती में होता है। लैंगिक जनन में हमने पढ़ा, पुष्प के जनन भाग को पढ़ा, पुंकेसर, स्त्रीकेसर को पढ़ा, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प को हमने समझा, ठीक है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड को समझा, परागकण और निषेचन को समझा, है कि नहीं? परागन को समझा, स्वपरागन, परपरागन को समझा, निषेचन को समझा, ठीक है? निषेचन
के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती है यहाँ पर हमने अच्छे से इसको समझा। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन को समझा, किशोरावस्था में परिवर्तन जो होने वाले परिवर्तन को समझा। ठीक है, ये सभी बातें हमने समझा। तो नर जनन तंत्र को हमने समझा, है कि नहीं, और मादा जनन तंत्र को समझा, और उससे होने वाले रोग जो होते हैं, गर्भावस्था, गर्भधारण कैसे होता है, उसके अंदर प्लेजेंटा का क्या कार्य होता है, ऋतुस्राव, रजोधर्म क्या होता है, जनन स्वास्थ्य को समझा, है कि नहीं, गर्भ निरोधक युक्ति को समझा। अगर आपने अच्छे से समझा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, और बिहार एग्जाम पोर्टल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये एक रिवीजन नोट्स था, यहाँ से जो है आप अच्छे से, है कि नहीं, आप अच्छे से समझ करके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे सब यहीं से बनेंगे। यहाँ से कुछ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से लिख लेते हो या नहीं भी लिखते हो तो आप इसको जो है अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में आपको पढ़ाया है, अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो मैंने सोचा कि इसको नोट्स फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करके एक बार समझा दूं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखो, है ना। बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।